नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आईपीएल 2024 की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। इससे पहले इसी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख रुपए में बिके थे। उन्हें स्टार्क से 1.5 घंटे पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा था। हर्षल पटेल इस ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने हैं। उन्हें 11 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हीरो रहे ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा है। संसद से मंगलवार को 49 और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर अनियमित व्यवहार का आरोप है। एक दिन पहले ही 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले इसी सत्र में 14 सांसदों का निलंबन हुआ है। इसी तरह इस सत्र में कुल मिलाकर अब तक 141 सांसदों का निलंबन हो गया है। पिछले सप्ताह से ही संसद में सुरक्षा चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये कार्रवाइयां संसद में हंगामे को लेकर की गई हैं। संसद से आज जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनमें कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, शशि थरूर, बीएसपी से निष्कासित सांसद दानिश अली, एनसीपी की सुप्रिया सुले, सपा सांसद एसटी हसन, टीएमसी सांसद माला रॉय, सपा नेता डिम्पल यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भी सस्पेंड हुए हैं। लोकसभा से निलंबन के बाद फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि सरकार का तर्क है कि संसद की सुरक्षा लोकसभा के अध्यक्ष का विशेष अधिकार है और गृहमंत्री को इस पर बयान देने की जरूरत नहीं है, फिर विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है। इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे बताइए कि पुलिस किसके पास है, गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है। क्या हो जाता अगर गृहमंत्री 5 मिनट के लिए सदन में आकर बोल देते कि जनाब चूक हुई है और मामले की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सदन में विपक्ष का एक भी आदमी रहेगा तब तक ये मांग जारी रहेगी। श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने सांसदों को निलंबित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और सरकार पर आरोप लगाया कि वो नई संसद को लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना चाहती है। उन्होंने एनआई से कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। इस नए संसद भवन के निर्माण से पहले उन्होंने क्या सोचा था? वो इसे लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। आपने पूरे विपक्ष को बाहर कर दिया है। सुरक्षा उल्लंघन करने के आरोपियों को पास जारी करने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नई संसद के लिए एक नया नियम तय किया जा रहा है। नींद की गोलियां खाएं और यहां आएं क्योंकि आपको अपना मुंह खोलने और सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये समिति आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति बनाने, सहयोगी दलों से समन्वय करने आदि के लिए काम करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी कर कहा है कि आम चुनाव 2024 की तैयारी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से एक राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश होंगे। इस समिति की खास बात यह है कि इसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें शामिल नेताओं को पार्टी संगठन में काम करने का भी अनुभव है। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक के वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि आज मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र की निर्मम हत्या की जा रही है। जनता की आवाज उठाने वाले प्रतिनिधियों को सदन से सस्पेंड किया जाता है। ऐसी विपरीत स्थिति में हमारी एकता ही हमारी शक्ति है और लोकतंत्र की रक्षा का ये संकल्प ही हमारी ऊर्जा है। हम मोदी सरकार की तानाशाही का करारा जवाब देंगे। इंडिया की आज बैठक होने जा रही है। इसको लेकर पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा के मुताबिक विपक्ष के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। वो कहते हैं, अगर इंडिया अलायंस 2024 में चुनाव हारता है तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, विपक्ष में सबके लिए ही अस्तित्व का संकट है। हाल ही में जो वाकये हुए हैं, जिस तरह महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द की गई, विपक्ष को निशाना बनाया गया, कोशिश है कि ये दिखाया जाए कि विपक्ष देश हित में नहीं है और नैरेटिव सरकार के नियंत्रण में है क्योंकि टीवी चैनल्स उनके साथ हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक और स्वराज इंडिया से जुड़े योगेंद्र यादव के मुताबिक विपक्ष की जो 2024 लड़ने की उम्मीद है वो इस मीटिंग की सफलता पर निर्भर करती है। अगर ये मीटिंग कामयाब होती है तो इतने भर से 2024 का चुनाव नहीं जीता जाएगा, लेकिन इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए इस मीटिंग का कामयाब होना जरूरी है। विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। संसद परिसर में टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी और उस मिमिक्री की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो बना ली। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में इस पर विस्तृत बयान दिया है।
सभापति धनखड़ ने राज्यसभा में कहा, मैंने सदन स्थगित कर दिया है। आप नहीं जानते कि लोगों के मन में इस संस्था के खिलाफ किस तरह की प्रतिक्रिया है और हमें निम्नतम स्तर देखने का अवसर मिला। धनखड़ ने अपने बयान में कांग्रेस के पी चिदम्बरम का नाम लेते हुए कहा, चिदम्बरम जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कल्पना कीजिए कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब आपके वरिष्ठ नेता चेयरमैन की संस्था का मजाक उड़ाते हुए वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जैसा कि एक व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है। धनखड़ ने कहा कि किसान के रूप में मेरी पृष्ठभूमि को ना समझें, समुदाय के मेंबर के रूप में मेरी पृष्ठभूमि के ना लें। धनखड़ ने कहा, चेयरमैन की संस्था को तहस नहस कर दिया गया है और वो भी एक राजनीतिक दल द्वारा, जो इतनी आगे बढ़ गई है कि एक वरिष्ठ सांसद दूसरे सदस्य की वीडियोग्राफी करता है। किस लिए मैंने कष्ट उठाया था, मैं आपको बताता हूँ। संसद से लगातार सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि अगर इस सरकार को विपक्ष मुक्त संसद चाहिए तो फिर बीजेपी कार्यालय में ही बैठक कर लें। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मोदी सरकार का ना तो लोकतंत्र व्यवस्था में यकीन है और ना ही भारत संविधान में कोई यकीन है। मोदी सरकार अहंकार में चूर है। 3 राज्यों में उनकी जीत हुई जरूर है, लेकिन ये ना भूलें कि एक राज्य में कांग्रेस और एक राज्य में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनी है। हम जनमत के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन जनमत का मतलब तानाशाही नहीं हो सकती। अगर विपक्ष मुक्त संसद चाहिए तो भाजपा के दफ्तर में ही बैठक कर लिया करें, देश के एजेंडे को तय कर लिया करें। संसद में हालिया विरोध प्रदर्शन के लिए विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी हरकतों से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष की संख्या और कम हो जाएगी और वे मौजूदा संख्या में भी लोकसभा में नहीं लौट पाएंगे। समझा जाता है कि मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनसे कहा कि उन्हें विपक्ष की नौटंकी से घबराना नहीं चाहिए। संविधान ने हमें ताकत दी है क्योंकि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। लोगों ने हमारा समर्थन किया। विपक्ष का एजेंडा संविधान और संसदीय शक्तियों का अनादर करना है। उनका लक्ष्य हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना है और सरकार का लक्ष्य भारत का उज्जवल भविष्य है। एल्गार परिषद माओवादी लिंक केस में गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत में अनुरोध किया कि जमानत के फैसले पर 6 हफ्ते के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाए ताकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके। हाईकोर्ट ने एनआईए के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश पर 3 हफ्ते के लिए स्थगन आदेश दे दिया। राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को कहा कि भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सबसे आगे थे, उनके स्वास्थ्य और उम्र के कारण अगले महीने के अभिषेक समारोह में शामिल होने की संभावना नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया से कहा, दोनों नेता परिवार के बड़े हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे समारोह में न आने के लिए कहा गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। राय ने यह भी कहा कि 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंपत राय ने कहा कि आडवाणी जी का होना अनिवार्य है, लेकिन हम ये भी कहेंगे उनसे कि वो न आए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई। मैंने फोन पर बात की और कहा आप मत आइए, और वो जिद कर रहे हैं कि मैं आऊंगा। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि गुरुजी आप मत आइए, आपकी उम्र और सर्दी को देखते हुए मत आइए। उन्होंने अपने घुटने भी बदलवा लिए हैं। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। हवाला उनकी उम्र और स्वास्थ्य का दिया जा रहा है। आडवाणी अभी 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी अगले महीने 90 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को बुलाया गया है, जबकि उनकी उम्र 91 साल है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें आती रही हैं। देवेगौड़ा के मुकाबले आडवाणी और जोशी ज्यादा सक्रिय हैं। देवेगौड़ा पिछले दिनों बीमार पड़ गए थे और उनका चलना फिरना तक मुश्किल हो गया था। इससे ऐसा लगता है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ना बुलाने का कारण स्वास्थ्य और उम्र नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी आए तो उन पर ही बात होने लगेगी, क्योंकि वो ही इस आंदोलन के अग्रणी थे और किसी और शख्स पर बात नहीं होगी, इसलिए उनको आने से मना कर दिया गया है। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर के उद्घाटन में ना बुलाने पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ट्रेंड कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर लिखते हैं कि बहुत शानदार, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से कहा गया है कि वो अयोध्या ना आए और खबर ऐसे चलाने को कहा गया है कि बताएं कि दोनों अपनी अधिक उम्र के कारण अयोध्या नहीं आ रहे हैं। मजेदार है, जब उनसे कहा गया है कि आप नहीं आए तो दोनों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, वो चुप रहे। ट्विटर पर विक्रम नाम के यूजर कहते हैं
कि राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को उम्र का हवाला देते हुए आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन देवेगौड़ा जी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा राफेल नड्डा नाम की ट्विटर यूजर कहते हैं कि 94 साल के आडवाणी और 90 साल के मुरली मनोहर जोशी जी को न आने की सलाह दी गई है और 88 साल के दलाई लामा को खास तौर पर बुलाया गया है। वहीं इस खबर को लेकर नवीन शाही नाम के यूजर कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। मिल गया अपनी ही दवाई का स्वाद, अभी बहुत कर्म फल मिलना बाकी है। श्री राम आप दोनों को खूब लंबी उम्र दे। वहीं ध्रुव त्रिपाठी कहते हैं कि चंपत राय जी आप 78 साल के हो गए हैं, ठंड ज्यादा है, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ना आने की अपील तो आपने कर दी, वहां आपका भी कोई काम नहीं है, अपने घर बैठिए। राम मंदिर प्रचार करने के लिए नहीं बना है, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं मंदिर के लिए। विधान रावत कहते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आंदोलन के नायक लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथों ही होनी चाहिए और उन्हें निमंत्रण तक नहीं दिया गया है, ये अन्याय है। तेलंगाना कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष से निवेदन किया है कि सोनिया गांधी को 2024 का लोकसभा चुनाव तेलंगाना से लड़वाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने के लिए यहाँ के लोग सोनिया गांधी को शुक्रिया कहना चाहते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने लिखा है कि तेलंगाना कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी राज्य में पार्टी के सरकार बनने के बाद पहली बार हैदराबाद में मिली। इस दौरान सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को तेलंगाना की किसी भी सीट से चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव पास हुआ। इनमें ए रेवंत रेड्डी के सीएम बनने के बाद खाली हुई मलकाजगिरी सीट सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है। सोमवार को ज्ञानवापी के एएसआई साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की गई। हाई कोर्ट इस मामले में मस्जिद कमेटी की 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। 8 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।